आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 9 राज्यों में 33 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए इस वक्त वोटिंग जारी है। यूपी की 11 विधानसभा सीटों और मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही गुजरात की 9 विधानसभा और वडोदरा लोकसभा सीट पर वोटिंग इस वक्त जारी है। तेलंगाना की मेंढक लोकसभा सीट पर भी वोटिंग जारी है। इसके अलावा राजस्थान की 4 और सिक्किम की 1 विधानसभा सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। त्रिपुरा की 1, पश्चिम बंगाल की 2, आंध्र प्रदेश की 1, असम की 3 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर भी वोटिंग इस वक्त जारी है। इस बड़ी खबर पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है, चर्चा हमारी जारी है और इसी दौरान हमारे साथ संबित पात्रा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं। साथ ही साथ रोली मिश्रा पक्ष रखेंगी समाजवादी पार्टी का। संबित, आप हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। एक बात बताइए, लव जिहाद से लेकर लाउड स्पीकर तक आपने मुद्दे को, माहौल को गरमाए रखा पिछले 4-5 महीने में। आज तो क्रेडिट लेंगे ना, क्योंकि उपचुनाव की वोटिंग जारी है। देखिए आंचल जी, एक विषय में पहले ही स्पष्ट कर दूं कि आज बाईपोल का दिन है और आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बाई बाई का दिन है। उनको बाय बाय बोल दिया जाएगा इस बाईपोल में। और जहां तक आपने कहा अभी कि लव जिहाद का विषय हो या लाउड स्पीकर का विषय हो, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता रहा हूं कि सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म ऑफ सेफई सोशलिस्ट, ये जो तथाकथित सेफई सोशलिस्ट हैं, जब हमारे मुसलमान भाई सर्दी से मर रहे थे रेफ्यूजी कैंप में, तब ये नृत्य और मस्ती में झूम रहे थे सेफई में। इस प्रकार के समाजवादों का आज जो है आपके स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ हर एरिया की, हर संसदीय क्षेत्र की पॉपुलेशन जब गिनाते फिर रहे थे और बता रहे थे कि जहां पर एक समुदाय की पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां दंगे ज्यादा होते, तो वो कोई बात नहीं। नहीं, इस प्रकार से कोई भी हमारे पार्टी से नहीं कह रहा था कि कोई एक समुदाय जो है योगी आदित्यनाथ का बाकायदा वीडियो है जनाब समाजवादी पार्टी सरकार की ओर कि इस सरकार नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान दंगे कराते हैं। उन्होंने कहा कि जहां पे एक पॉपुलेशन, दोनों के लिए कहा, हिंदू और किस पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, इस प्रकार की हो जाती है, वहां समाजवादी पार्टी अपना जो नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखने में समाजवादी पार्टी फेल हो जाती है, सौहार्द समाप्त करती है सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म के माध्यम से, और जिस प्रकार से यूपी में दंगे हो रहे हैं वो करवाती है। तो ये जो सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म की राजनीति है, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है समाजवादी पार्टी की, उसी कारण से आज उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से 600 से अधिक दंगे हो गए हैं। अच्छा ठीक है, रोली जी, आप सिलेक्टिव सेकुलरिज्म के शिकार हैं और आपको जनता बाय बाय बोलने वाली है, ये कहा है संबित ने। आपका जवाब? संबित जी, गालिब का एक बहुत अच्छा शेर है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। आपको मैं बता दूं, जो बार बार आप लोग ये बात कहते हैं कि जो है दंगे फैलाने का काम समाजवादी पार्टी करती है, आप स्वयं जानते हैं। अपने अंतःकरण में झांक करके देखिएगा कि दंगे फैलाने का काम कौन करता है, किस प्रकार आप लोग चैनो और अमन की जिंदगी, और उत्तर प्रदेश में आप जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल बनाए हुए हैं कि सिर्फ उपचुनावों को मद्देनजर रखकर आप रोज नए नए शगुफा लेकर के आए थे, और किस प्रकार से आपने इस उपचुनाव को कैप्चर करने की कोशिश की गई, लेकिन अब आप जब सफल नहीं हुई है तो आप इस तरीके की दलीलें दे रहे हैं। संबित, जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आंचल जी बहुत हम्बली ये पूछना चाहूंगा कि जो समाजवादी पार्टी रोज रोज रटन लगाती है कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है उत्तर प्रदेश में, अगर रोज रोज हम ही सब कुछ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये काहे को बैठे हुए हैं वहां पे? कुर्सी अपने आप ही छोड़ देनी चाहिए। हम दंगे फैला रहे हैं, हम वहां पे बलात्कार इत्यादि के लिए जिम्मेदार हैं, वहां पे अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी। आप लोग सुनियोजित साजिश करते हैं संबित जी, आप लोग सुनियोजित साजिश करते हैं। आप छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा मुद्दा बनाते हैं, आप छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा मुद्दा बनाते हैं। आप एक धार्मिक स्थल को लेकर कभी मुद्दा बनाते हैं, कभी आप छोटे से लाउड स्पीकर को मुद्दा बनाते हैं। आप चैनो अमन भंग करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, और आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि आप उत्तर प्रदेश में चैनो अमन और गंगा जमुनी सहमति को नहीं देखना चाहते। बैठ जाइए, वो बैठी हुई है संबित।
रोली जी शांत हो जाइए। इस प्रकार से दंगे टीवी पे दंगा बिल्कुल ठीक नहीं है। जमीन पे अब बैठने की बारी आपकी है। टीवी पे भी दंगे कर रहे हैं, बिल्कुल बैठ जाइए, शांत हो जाइए। अच्छा, मुझे एक बात एक्सप्लेन कर दीजिए संबित। योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर और महोबा में उन्होंने बाकायदा जनसभा के दौरान, और मैं कोट कर रही हूँ इस वक्त, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उपचुनाव में भाजपा को अगर पूरी सीटें मिल जाती हैं तो विधानसभा चुनाव 2017 की बजाय 2015 में ही करवा लिए जाएंगे। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं। जनता अब समाजवादी पार्टी से त्रस्त हो गई है। नहीं, मैं सुनिए एक बार, जनता अब समाजवादी पार्टी से त्रस्त हो गई है। दूसरा विषय है कि आप अगर योगी आदित्यनाथ को कोट करती रहेंगी तो मेरा जवाब यही रहेगा कि जनता के विवेक पे छोड़ दीजिए, जनता को निर्णय लेने दीजिए, क्योंकि वो सबसे इंटेलिजेंट कंपोनेंट है लोकतंत्र की। उसको अगर योगी आदित्यनाथ जी के विषयों पर, उसको अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण पर भरोसा नहीं है तो जनता वोट नहीं देगी। मगर उनमें अगर सच्चाई, भाषण पर भरोसा नहीं, हम ये बात कह रहे हैं कि ये सही है या गलत है। हम सब नगण्य हैं। एक राइट सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग तो आप में होगा ना, कि इस तरह का बयान अगर योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं तो आप ये बताएंगे ना कि आपके स्टार प्रचारक जो कह रहे हैं, या तो मोदी जी और आपने हरी झंडी दी है, आपने चुनाव लोकसभा का लड़ा विकास के मुद्दे के ऊपर, और उसके बाद हिंदुत्व और ध्रुवीकरण की राजनीति आप अभी भी कर रहे हैं, या तो ये बात आप खुले में मान लीजिए, नहीं तो फिर जनता के विवेक पर ये ना छोड़िए ना आप। देखिए, एक बात हमने बहुत स्पष्ट किया है, मोदी जी ने बार बार कहा है कि हमारा एक ही एजेंडा है, वो है लव डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से प्यार करना, विकास को आगे रखना, उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान की। तो फिर लव जिहाद के मुद्दे पर संगीत सोम कहते हैं महापंचायत बुला ली जाए। प्रदेश में क्यों महापंचायत आपके नेता बुलाना चाहते हैं लव जिहाद के मुद्दे पर? क्यों वहां पर बार बार आपके वरिष्ठ नेता, चाहे वो वाजपेयी जी हो चाहे कोई हो, सारे के सारे ये बात कह रहे हैं कि लव जिहाद का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है? ऐसा क्यों हो रहा है? फिर लव जिहाद क्यों मुद्दा बना और अचानक से ये टर्म आई कहां से पिछले 3 महीने में? इसको मैं स्पष्ट कर दूं, ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। आप देखिए, जो क्षेत्रीय विषय होते हैं, जो क्षेत्रीय प्रॉब्लम होते हैं, उनको लोकल लेवल में सॉल्व करना बहुत एसेंशियल होता है। लव जिहाद, देखिए हम लोगों ने ज्यादा डिस्कशन किया है टीवी पे, बजाय इसके कि हमारे नेताओं ने उसके बारे में जमीन पे बोला होगा। अगर ये विषय नहीं है तो ये अपने आप नेचुरल डेथ मर जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। नहीं, अगर आपके नेता उषा ठाकुर जी मध्य प्रदेश में तो ये कह रही है गरबे में ना जाना दिया जाए क्योंकि लव जिहाद है, उन्होंने तो 4 लाख का आंकड़ा बोल दिया कि हर साल 4 लाख जो लोग हैं वो लव जिहाद की लड़कियां शिकार होती हैं, हिंदू लड़कियां, और उसके बाद धर्म परिवर्तन होते हैं। तो ये आंकड़े जो आपके नेता देते हैं, कहीं तो कोई शिकंजा आप कसेंगे ना कि कोई ऐसे बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल मुझे लगता है वो उसके ऊपर ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन कुल मिला के आलोक जी, अब मैं आप तीनों का पर्सपेक्टिव लाना चाहती हूँ। रोली जी रिएक्ट करवाती हूँ। आंकड़े तो देखिए आलोक जी, ये बताइए कि कुल मिला के राहुल गांधी लाउड स्पीकर से लेकर लव जिहाद तक अगर मुद्दों को देखा जाए, अमूमन उपचुनाव में, विधानसभा में बड़े लोकलाइज्ड मुद्दे होते हैं, लेकिन बाकायदा यहाँ पर लव जिहाद का शगुफा छोड़ना, उसको बार बार हवा देना, ये एक स्ट्रैटेजी के तहत हुआ ना? अच्छा जी, ये बात सही है समीर जी, ये बात खुद वो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, ये सही बात है। क्षेत्रीय मुद्दे किसानों के हितों की बात हो सकती थी, बेरोजगारी के मुद्दे भी हो सकते थे। धर्म के नाम पर यदि बात करते हैं तो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता था कि कश्मीर में विश्व हिंदू परिषद आदित्यनाथ अपना चोगा लेकर के वो कश्मीर में जाके उन अल्पसंख्यकों की सहायता भी करते हैं। यदि अल्पसंख्यक वहां भी लोगों के मन में धारणा बनाया जा रहा है कि हिंदू को निकाला जा रहा है, मुस्लिम को निकाला जा रहा है, इस प्रचार को रोकने में जो हिंदू के सोकाल नेता हैं वो जाके काम कर सकते थे। वो लव जिहाद से ज्यादा बड़ा मुद्दा था। वो भी क्षेत्रीय मुद्दा है कि आप विकास की बात ध्यान रखते हैं, आप लोगों के दुख सुख में साथ देते हैं। लेकिन बल्कि मेरा तो एक और समाजवादी पार्टी के उन लोगों पर भी एक बात है, पिछली बार भी आदित्यनाथ ने जिस तरह से घृणित प्रचार किया, दंगे कराए, हत्या की, उसके बाद भी उन पर केस ठीक से नहीं हुआ, बल्कि उन अधिकारियों को बदल दिया गया। उस समय 2007 का मामला जब था, मुलायम सिंह की सरकार थी, तब तो अखिलेश भी नहीं थे। तो ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टियां भी, वो कांग्रेस भी इस तरह के कई बार करती रही है, तो उन अपने वोट के लिए, अल्पसंख्यक वोट के लिए, उनको खुश करने के लिए, बहुसंख्यक को खुश करने के लिए ऐसे लोगों पर जैसे काम करते हैं। और मुलायम सिंह को क्या सूट तो नहीं कर रहा है कि ठीक है जितना है धार्मिक उन्माद होगा। भाई अंतिम दिनों में आप FIR चुनाव आयोग को कहना पड़ा। मेरा कहना है कि मुलायम सिंह एक फोन उठाकर कहते हैं कि आप बंद कर दो जेल में, उसके बाद देखा जाएगा। कैसे दुष्प्रचार नहीं रुकता। लेकिन ऐसा लगता है कि उस दुष्प्रचार, उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को
दूसरी पार्टियां भी भुलाने की कोशिश करती है। ये देश का दुर्भाग्य है। ये विनोद जी, ये बाकायदा बीएसपी भी हमेशा से ही आरोप लगाती आई है कि ये सपा और भाजपा के बीच में मैच फिक्सिंग है, क्योंकि जितना ध्रुवीकरण होगा ये दोनों जीत लेंगे। और बसपा की हालत देखी कि अच्छा खासा वोट शेयर था, इसके बावजूद एक सीट तक नहीं लोकसभा में ले पाई, और उसकी यही वजह है। क्या ये जो राजनीति है ध्रुवीकरण की, योगी आदित्यनाथ जितने ज्यादा बयान देंगे, ये सपा को भी सूट करता है, इसलिए कुछ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती है? देखिए आंचल जी, कल इंडियन एक्सप्रेस में राजमोहन गांधी का एक बहुत अच्छा लेख था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उत्तर प्रदेश की हालत वो है जो 1947 में पंजाब की हालत हो गई थी, यूनाइटेड पंजाब जो था। और बहुत ही बढ़िया तुलना की उन्होंने। उस समय जो राजनीतिक दल वहां जिस तरह कर रहे थे और अंग्रेज सरकार ने जिस तरह से पंजाब को उसके हालात में छोड़ दिया था, उत्तर प्रदेश में कमोबेश वही हालत बन रही है। और उसमें जो है कि सभी उसमें समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जैसा कि आलोक जी ने कहा, हम सभी इस बात से सहमत हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले से ही ये ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई थी, और उसमें आग में हाथ समाजवादी पार्टी ने भी सेके और भारतीय जनता पार्टी ने तो लाभ भी उठाया उसका। और मुजफ्फरनगर के दंगे से शुरुआत हुई, और उसके पहले जब वो 84 को उसकी अयोध्या की परिक्रमा का मामला आया था, और उसमें जिस तरह से मुलायम सिंह के साथ विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की बैठकें हुई थी, और उसके बाद वो परिक्रमा को लेकर के ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, और उसके बाद फिर मुजफ्फरनगर के दंगे को जिस तरह हैंडल किया गया, तो वो सारा माहौल उत्तर प्रदेश से बना। उत्तर प्रदेश आज बहुत सांप्रदायिक तनाव के मुहाने पर है। 600 दंगे की रिपोर्ट छोटे बड़े आई चुकी है। तो राजनीति हो रही है, लेकिन बिल्कुल राजनीति हो रही है, और इसमें कांग्रेस पार्टी वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसका कोई सक्रिय हस्तक्षेप नहीं हो पा रहा है। बहुजन समाज पार्टी जो लगातार वहां सरकार में रही है, एक बड़ी ताकत है, वो भी अपने विड्रॉल मोड में है। और स्थितियां ये है कि उत्तर प्रदेश के सारे राजनीतिक दल जो है, जो निष्क्रिय है वो तो निष्क्रिय है, और जो सक्रिय है वो वोटों की फसल काटने में लगे हुए हैं। मुलायम सिंह जी की पार्टी को ये लगता है कि मुसलमान जाएगा कहां, ध्रुवीकरण के साथ आ जाएगा। भाजपा को लगता है हिंदू मारदार आ जाएगा, योगी आदित्यनाथ को आगे कर। आखिरकार कितना और समय लगेगा उत्तर प्रदेश में जो सोशल फैब्रिक है, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से तनाव की स्थिति है, वो रिपेयर होने में, वो हालात ठीक होने में कितना वक्त लगेगा, ये एक सवाल और है। लेकिन हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद प्रदीप जी का भी कमेंट लूंगी। स्वागत है। लगातार हमारी उपचुनाव पर नजर बनी हुई है, चर्चा हमारी जारी है। ब्रेक से पहले प्रदीप जी आपका भी कमेंट लेना चाह रही थी। जिस तरह से अभी संबित पात्रा लगातार कह रहे थे कि देखिए हमने विकास की बात कर रहे हैं, वो लव जिहाद की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके तमाम नेता वहां पर जाकर लव जिहाद की चिंगारी को भड़काने में लगे हैं। नहीं आंचल जी, देखिए मैं तो संबित पात्रा जी से पूछना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव में आपने विकास का मुद्दा बनाया, लोगों ने आपका बड़े पैमाने पर समर्थन किया। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उस रणनीति को बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या आपको विकास के मुद्दे पर विश्वास नहीं रह गया? क्या आपको लगता है कि उस मुद्दे से अब वोट नहीं मिल सकता? तो अगर आप योगी आदित्यनाथ, बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने उठाया, संबित जवाब देंगे इनका? बिल्कुल सही कहा। देखिए हमारा एजेंडा कभी भी नहीं बदला है, हमारा एजेंडा आज भी विकास का है। और प्रोपेगेंडा बदल गया है। हमारा राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी, उस बैठक में बहुत नहीं मैं उसका भी उत्तर दे रहा हूं, बहुत आराम से पेशेंटली उत्तर दूंगा। आप देखिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम विकास के लिए खड़े हैं, और विकास का जो प्रिकॉर्सर होता है, जो प्री रिक्विसाइट होता है, वो कम्युनल हार्मनी और पीस होता है, वो शांति होती है। शांत होने से ही माहौल विकास हो सकता है। अमित शाह जी ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हो जाती है, उनके विधायक फेल हो जाते हैं, तो ये दायित्व हमारे हमारे सांसदों के ऊपर ये जिम्मा है कि हम वहां पे विकास की बात करें, और हम वहां जो है माहौल बना के रखें। और लाउड स्पीकर पर दंगा कराएं, क्षेत्रीय विषयों पे चर्चा करना भी पूरे प्रदेश के सांसद इकट्ठे होकर के वहां जाएं। लाउड स्पीकर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये नहीं, आप अगर लाउड स्पीकर को महत्वपूर्ण विषय संबित मान रहे हैं, तो फिर विकास को पीछे छोड़ दीजिए। धारा 144 वहां पर लागू है, और आपके वरिष्ठ नेता वहां पर धारा विषय नहीं है। गन्ना किसानों की समस्या महत्वपूर्ण विषय नहीं है, प्रदेश में बेरोजगारी महत्वपूर्ण विषय नहीं है, सड़क महत्वपूर्ण विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए लाउड स्पीकर एक महत्वपूर्ण विषय है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। संबित आप बिल्कुल कमाल की तरह साउंड कर रहे हैं, देखिए लाउड स्पीकर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय। संबित लग रहा है जैसे संबित आज बिल्कुल मीरा कुमार की तरह बोल रहे हैं, लेकिन आप यहाँ जवाब दीजिए। संबित जी कुछ समय के बाद आपके नाम के आगे भी योगी लगने वाला है, क्योंकि आप बिल्कुल धार्मिक लोगों की तरह प्रवचन देना शुरू कर दिया आपने। क्योंकि आप समझाएं उत्तर प्रदेश की जमीन से वाकिफ ही नहीं है। देना चाहता हूँ बहुत। संबित
संबित, ये मैं जरा समझाना चाहता समझाएं, हूं। जो सबसे मैं बड़ा, समझाना सबसे चाहता हूं, गरीब मैं उत्तर प्रदेश देना है, चाहता हूं। सबसे ज्यादा भारी आबादी वाला प्रदेश है, बेरोजगारी की समस्या है, बिजली की समस्या है, वहां पर आपको लाउड स्पीकर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों लगता है? बस 1 मिनट टाइम दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बिजली और रोजगारी, भूखमरी, अगर ये समस्या है क्योंकि तो वोट अगर पड़ेंगे तो लाउड स्पीकर के मुद्दे पर पड़ेंगे। एक ऐसा गांव सबसे है, ऊपर लाउड स्पीकर महत्वपूर्ण मुद्दा है। नहीं नहीं, सुनिए, समझिए। अरे आप बोलने दीजिए मैडम, नहीं, बोलने हम दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हिंदुस्तान को जानने दीजिए क्यों आप लोग बहुत महत्वपूर्ण है। समझ लिए। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप सच को मत दबाइए। आप यहाँ पर धार्मिक प्रवचन नहीं दे रहे। आप मीरा कुमार ने बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठी हुई है संबित, आप अपनी बात पूरी आंचल जी, कीजिए। आंचल जी, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं आंचल जी कैसे उनको पूरी करूं, बताइए जब ये कि बोलने नहीं दे बैठने रहे वाले अब ये मैं नहीं एक है। अदना हम सी लोग तो एंकर, आप चुनाव दोनों में को कैसे चुप खड़े रहे हो? हुए अगर हैं। एक ही साथ आप दोनों बोलेंगे। पहले बैठ जाइए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, हम लोग वो जो बैठे एक हुए गांव हैं, है जी, जहां बैठे 80% हुए हैं। हमारे मुसलमान भाई और हैं, खड़े भी 20% हुए हैं, बड़े हम पुरजोर तरीके से हम लोग खड़े हुए हैं। पूरा पस्त हो जाएंगे, के चिंता मत चुनाव करिए। में। बैठे क्या, पस्त भी होंगे। मुझे, अच्छा ठीक है, आज तो पस्त होने अच्छा का दिन मुझे आ ये गया है, बताइए, आज पस्त भी हो जाएंगे। अच्छा अगर मुझे एक बात मुझे बताइए, बोलने आप दीजिए। सिर्फ आपके 2 नेता, और मैं फिर से कोट करूंगी संबित, उनके बयानों का मतलब समझा दीजिएगा, और अगर हिम्मत है तो वाकई उसी पर चर्चा कीजिएगा, इधर उधर मत भटकीगा। नंबर 1, योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि अगर उपचुनाव की 10 सीटें मिलती हैं और उपचुनाव की तमाम सीटें मिलती हैं तो 2017 की बजाय 2015 में चुनाव होंगे, इसका जवाब दीजिए। और आपके प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ये कहते हैं कि पुलिस अधिकारियों को आदत होनी चाहिए कि उगते हुए सूरज को प्रणाम करें, इसकी आदत डाल लें, अन्यथा कड़ा सबक सीखना पड़ेगा। इन 2 बयानों का क्या मतलब निकाला जाए, ये समझा दीजिए। मुझे पहले आप 50 सेकंड लाउड स्पीकर पे दीजिए। एक गांव है जहां 80% हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, 14% हमारे दलित भाई रहते हैं। दोनों को मिलकर सौहार्द से रहना चाहिए था। मगर जिस प्रकार से दलितों के मंदिर के ऊपर समाजवादी पार्टी ने अत्याचार किया, क्या ये कहना चाहते हैं कि अगर कहीं पे 80% हमारे मुसलमान भाई हैं तो दलित वहां नहीं रह सकते हैं? अरे मिलके क्यों नहीं रह सकते? आप दलित सवाल कर रहे हैं, अभी वोटिंग चल रही है, मुझे आपको समय थोड़ा सा रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। अभी इस वक्त भी वोटिंग चल रही है। इनसे कहिए विषयांतर ना करें, विषय पर बात करें। इसलिए आपने मेरे सवाल का जवाब संबित नहीं दिया। दलितों के प्रति जो असम्मान का भाव दिखाया है, दलितों के प्रति असम्मान का भाव बिल्कुल इस हिंदुस्तान के संविधान में नहीं इस देश में जनता का सम्मान कौन करता है, ये भी अपने आप में विषय है। क्योंकि जिस देश की जनता में इतनी ज्यादा गरीबी, भूखमरी, अन्याय उनके साथ होता हो तो उनका कौन सम्मान करता है, ये अपने आप